नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो है सहायक वन संरक्षण अधिकारी का, जिसको आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2011 में कंडक्ट कराया था। और इस क्वेश्चन बुकलेट के अंदर टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, जिनको 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना है। और जनरल नॉलेज पेपर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला सवाल था कि चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2012 में, लेकिन अब क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है अपने इस टाइम के लिए, तो अपन इनको 2018 के अनुसार इसको कन्वर्ट करते जाएंगे क्वेश्चंस को। तो 2012 के अंदर तो ये गुड शिवरात्रि थी, लेकिन 2018 की बात करें कि अभी रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट कौन था 2018 में इस साल, तो वो थे 10 एशियन कंट्रीज़ के मेंबर। 10 एशियन कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हों या किसी जो कहीं के प्राइम मिनिस्टर हों एशियन कंट्रीज़ के, वो रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट थे। और एशियन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ये एक बार इम्पोर्टेंट है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, वियतनाम, लियोस, म्यांमार और कंबोडिया, ये 10 देश आते हैं। फिर बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। उसने किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव का प्रदर्शन किया था? तो ये उनको चुना गया था कला के क्षेत्र में, बाय आर्ट के फील्ड से चुना गया था, नॉमिनेट किए गए थे, जिनका रिसेंटली अभी कार्यकाल पूरा हुआ है। फिर है कि 2012 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर किसने ख्याति प्राप्त की थी? तो ये थी दीपिका राठौड़। फिर सवाल है कि विश्व के किस नगर में 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है? तो 2012 के अंदर तो लंदन में ऑर्गेनाइज किए गए थे। उसके बाद 2016 की बात करें तो रियो दी जनेरिया ब्राज़ील के अंदर, 2016 के अंदर ब्राज़ील में रियो जिसको ओलंपिक्स बोलते हैं, और 2020 के अंदर टोक्यो जापान के अंदर होना है। फिर अगला सवाल है कि बैडमिंटन के खेल में किसने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, इनमें से बताना है। तो इनमें से साइना नेहवाल ही है। अगला सवाल है कि अरब देशों के किस पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन कारावास का दंड दिया गया, जिसने 2011 में अरब बसंत के आने पर त्याग पत्र दिया था? तो ये थे मिस्र के होस्नी मुबारक, इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था। अगला सवाल है कि किस देश में 2011 में दक्षेस का 17वां सम्मेलन हुआ था? शार्क का जो 17th समिट थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी। तो देखो ये इंपॉर्टेंट, अब अभी तो रिलेवेंटली इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दें 2011 के अंदर तो ये मालदीव्स के अंदर हुआ था। अब कहानी आज के 2018 की बात की जाए, 2018 के अंदर ये 20वां सम्मेलन आयोजित किया जाना है, जो कि श्रीलंका में। लेकिन इससे पहले की कहानी कि 19वां जो सम्मेलन था, 19th जो कॉन्फ्रेंस थी, वो पाकिस्तान में आयोजित होने वाली थी, जिसको सभी शार्क कंट्रीज़ ने बॉयकॉट कर दिया था इंडिया के कहने पे। तो इसलिए थोड़ा सा रिलेवेंट बन जाता है कि शार्क का 20th अब जो आएगा वो कहेगा 20th समिट कहाँ ऑर्गेनाइज, कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाली है, तो श्रीलंका के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाली है। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने से सरोकार है? तो इनमें से जो दिए हुए हैं वो पार्ट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। अगला सवाल है कि 2011 में फिलिस्तीन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बना था? तो वो बना था यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, यूनेस्को का ये सदस्य बना था। फिर अगला सवाल, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार परिषद स्थित है? ह्यूमन राइट काउंसिल कहाँ पे है यूएन की, यूनाइटेड नेशन की? उस सिटी का नाम बताना है, तो वो शहर है जिनेवा। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य बना है? तो इनमें से बताना है कि लेटेस्ट जो मेंबर बना है वो बना है दक्षिणी सूडान। फिर है कि 12वां सवाल है कि जनवरी 2012 में अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि का इसे किसे मुख्य अतिथि का सम्मान दिया गया? मुख्य अतिथि कौन थे? ये नॉन रेजिडेंशियल इंडियन डे। तो 2012 का तो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें तो ये कमला प्रसाद बिसेरी थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन रिलीवेंस क्या है कि अभी जो इसका नाम है, पहला तो इसका नाम रख दिया गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस। अब ये जो फेस्टिवल है, पहले तो एनुअल फंक्शन था, लेकिन ये 2016 के बाद ये बाई एनुअल हो गया, मतलब साल में 2 साल बाद एक बार बनाया जाता है। और 2016 के अंदर दिल्ली में इसको
रद्द कर दिया गया था क्योंकि बायएनुअल का डिसीजन लिया गया था। उसके बाद 2017 के अंदर ये प्रवासी भारतीय दिवस है वो बेंगलुरु के अंदर कर्नाटका में बनाया गया था बेंगलुरु में। और 2017 के अंदर तो बेंगलुरु में बनाया गया, उसके बाद 2018 हो नहीं सकता क्योंकि 2 साल बाद बनाया जाता है। 2019 के अंदर ये बनाया जाएगा वाराणसी के अंदर यूपी में। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे है फैक्ट। अगला सवाल है कि मिंटो रोमने कौन थे। तो ये एक अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव में रिपब्लिक पार्टी का प्रत्याशी था। 2011 के वक्त है। अभी जो प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं यूएस के, अभी जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप है। फिर है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के किस देश में लोकतंत्र की बहाली हो रही है। साउथ ईस्ट एशिया के किस कंट्री के अंदर ये लोकतंत्र की बहाली हो रही है। तो वो है म्यांमार। अपने को पता है कि रिसेंटली जो म्यांमार में है अभी जो कि सूयान सूकी की पार्टी, जिनकी पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक, इन पार्टी का नाम है। इनकी सरकार है अभी वहाँ पे। तो इसका क्वेश्चन हो गया म्यांमार। फिर है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। फिर है कि इन विच कंट्री एफ हॉलैंडे हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट इन 2012। 2012 में ये फ्रांस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। अभी रिलेवेंट नहीं है क्योंकि अब जो प्रेसिडेंट हैं जो चुने गए हैं जो फ्रांस के, वो एमोल मैक्रोन हैं। ये हैं भाई साहब, ये काफ़ी जवान हैं, काफ़ी युवा लीडर हैं। इमोन मैक्रोन इनका पूरा नाम है। ये अभी फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है कि ब्रिटेन में रानी एलिजाबेथ द्वितीय के सिंहासनारोहण में के सिलसिले में कौन सी जयंती मनाई जा रही है। तो उनके कौन सी क्वीन एलिजाबेथ का जो थ्रोन से संबंधित है फिर कौन सी जयंती मनाई जा रही है। तो वो है डायमंड जुबली या हीरक जयंती मनाई जा रही है। अगला सवाल है कि विच पार्टी सिक्योर ओवरवेलिंग मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफ म्यांमार हेल्ड इन मार्च 2012। कि मतलब म्यांमार में हुए 2012 के संसदीय चुनाव में किस पार्टी की विशाल बहुमत मिला। तो ये पूछा गया है। तो वो है यही नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। यही पार्टी है जो अभी भी रूल कर रही है। प्रेसिडेंट हैं विन मिनिट, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। और जो स्टेट काउंसलर है वो यून सांग सुक्वी है, ये लेडी है। अगला है कि भारतीय संघ के किस राज्य में मार्च 2012 में चुनाव आयोग ने राज्य के चुनावों को रद्द कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा के चुनाव किसी स्टेट में रद्द कर दिए थे। वो इतना रिलेवेंट नहीं है, उस टाइम झारखंड था इसका आंसर। फिर है कि 2012 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था। 2012 के अंदर दिया गया था ये सौमित्री चटर्जी को। अब रिलेवेंट क्या है कि 2017 में किसको दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2017 में दिया गया है विनोद खन्ना जी को। तो 2017 के अंदर दादा साहब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना जी को दिया गया है। फिर अगला सवाल है कि 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्य में अपनी सरकार बनाई। अरे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जस्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर गोवा था। अभी रिसेंटली अगर भारतीय जनता पार्टी ने आज की डेट में बात करें तो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है वो कर्नाटका के अंदर, पूर्ण बहुमत नहीं होने के बावजूद। लेकिन ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इलेक्ट हुई है अभी तक। फिर है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता किसे प्राप्त थी। तो ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी। ये यूपीए फर्स्ट के दौरान बनाई गई थी। उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। और ये जब यूपीए का कार्यकाल हो गया पूरा तो इस काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया गया। वैसे भी रिलेवेंट नहीं है इतना। फिर आगे है कि 2012 में कौन सा अपनी शताब्दी समारोह बना रहा था। किस चीज़ का शताब्दी समारोह था 2012 में, इंडियन सिनेमा का था। फिर है कि हु वाज हेड ऑफ द कश्मीर इंटरलोक्यूटर टीम। कश्मीर के लिए बनी मध्यस्थता वार्ताकार की टोली का अध्यक्ष कौन है। तो ये उस टाइम थे दिलीप पदगांवकर जी। अभी भी रिसेंटली अगर बात करें कश्मीर में अगर शांति की, तो रिसेंटली क्या है कि जो ये होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने में कोई भी जो
एंटी टेररिस्ट मिशन से उनको रोक दिया जाता है, क्योंकि रमज़ान का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस पवित्र महीने में कोई खून खराबा ना हो और मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को आहत नहीं करे, तो इस ऑपरेशन को रोक दिया। लेकिन इसके साथ में ये शर्त भी रखी गई है, यदि कोई आतंकवादियों के द्वारा कार्रवाई होती है तो पुलिस भी और सेना भी काउंटर एक्शन लेगी। फिर अगला सवाल है कि किस भारतीय निकाय ने 2012 में अपने 60 वर्ष पूरे किए हैं? तो ये संसद के 60 वर्ष पूरे हुए थे 2012 के अंदर। वैसे बात करने की पार्लियामेंट का गठन 26 जब संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950, और सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950, और यूपीएससी का तो पहले से इस्टेब्लिश है, 1926 में ये इस्टेब्लिश हो गई थी। फिर 26वां सवाल है कि ममता शर्मा इनमें से किसकी मेंबर थी? 2011 या 12 की बातें, उस समय तो ये नेशनल ह्यूमन कमीशन की चेयरमैन थी, लेकिन अब 2018 में बात करें तो वो ज़्यादा रिलेवेंट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेशनल ह्यूमन कमीशन का चेयरपर्सन कौन है? तो वो है रेखा शर्मा, ये इसकी चेयरपर्सन है। फिर है कि चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान ह्यूमन कमीशन के चेयरमैन है श्रीमती सुमन शर्मा जी हैं। और फिर तीसरा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? तो इनके जो चेयरमैन हैं वो हैं ऑनरेबल जस्टिस HL दत्तू, तो ये इसके चेयरमैन हैं। राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो राजस्थान ह्यूमन राइट के जो चेयरमैन है वो जस्टिस प्रकाश टाटिया जी हैं। ये सारे वैसे रिलेवेंटली अपन ने पढ़ लिए, आउटडेटेड हो गए थोड़ी। फिर है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन जो अध्यक्ष होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो 2011 में जो प्रेसिडेंट थे वो ही होंगे, तो उस समय थे हामिद अंसारी, लेकिन अब जो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया जी नायडू, ये इनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। फिर बात करें कि सुल्तान खान किस साजवाद के माहिर थे? तो वो सारंगी के, सुल्तान खान वो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे सारंगी। फिर है कि मई 2012 में किस राजस्थानी को पहली लोकसभा का जीवित सदस्य होने के नाते सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया, सही नहीं था इसलिए। फिर 30th क्वेश्चन, 2012 में मोहन वीणा के वादन में विख्यात प्राप्त किस कलाकार को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान रत्न ये मोहन वीणा बजाने के लिए ये VM भट्ट जी को दिया गया था राजस्थान रत्न पुरस्कार। फिर है कि राजस्थान की किस नगर में भारतीय प्रबंध संस्था की स्थापना की गई थी? किस नगर में? ये उदयपुर में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राजस्थान के अंदर उदयपुर में है। फिर बात करते हैं कि विनोद राय किस पद पर अजीत हैं? तो इनमें से बताना है विनोद राय जी। तो उस समय विनोद राय जी एक कैग के ये ऑडिटर थे, ये चेयरपर्सन थे। अब बात करते हैं इन सभी के 2018 के रेफरेंस में क्या कौन क्या है। तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सबको पता है कि वेणुगोपाल 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, वेणुगोपाल। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये है ओम प्रकाश रावत। और कैग के जो अभी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये विनोद राय जी के बाद ले लिया है राजीव महर्षि जी ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। और चौथा जो दे रखा है डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन तो अब हट ही चुका है, उसकी जगह आ गया नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और वाइस कमिश्नर की बात करूं तो वो अभी हैं राजीव कुमार। तो ये अपन ने सारी डिटेल देख लिया एक बार। फिर है कि 2011 में हुए विधानसभाओं के चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस ने किस राज्य में अपनी सरकार बनाई? ये भी रिलेवेंट नहीं रहा अभी, कहीं बनाओ अपने को क्या है, अभी वो पश्चिम बंगाल में बनाई थी, अभी भी तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे रूल कर रही है। फिर है कि 34th राजस्थान का चुनाव आयुक्त कौन है? तो 2011-12 के अंदर अगर बात करें तो उस समय तो थे ये अशोक पांडे, लेकिन अभी 2018 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ राजस्थान कौन है? तो वो हैं अश्विनी भगत, ये हैं अश्विनी भगत। फिर बात 35th राजस्थान वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान वित्त आयोग के उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे BD कल्ला। अभी राजस्थान जो वित्त कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर ज्योति किरण है, ये चेयरपर्सन है राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन की
अभी जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर ज्योति किरण। फिर 36वां सवाल है कि राजस्थान विधानसभा हैज़ पास ए स्पेशल रेगुलेशन आस्किंग द सेंटर फॉर व्हाट, किस के कुछ के स्पेशल रेगुलेशन या प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव जो पास किया वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है विधान परिषद की स्थापना के लिए। ये रिलेवेंस अभी भी इम्पोर्टेंट है कि रिसेंटली 2011 के आसपास कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्थापित करने के लिए राजस्थान विधानसभा ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था। फिर है कि 2012 में किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया है? 2011-12 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वो थे दलवीर भंडारी जी। अभी भी ये क्वेश्चन रिलेवेंट है क्योंकि अभी भी वापस रीइलेक्ट हुए हैं वो दलवीर भंडारी जी, तो ये क्वेश्चन अभी भी रिलेवेंट है। अगला सवाल है कि किसने जिन्ना एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी जसवंत सिंह ने। 39, इस समय लोकपाल बिल की क्या स्थिति है? तो अभी तो लोकपाल बिल पास हो चुका है, तो इट हैज़ बीन पास इन द लोकसभा, अभी भी वो पास ही है। कि हु इज़ द ऑथर ऑफ मेरी 51 कविताएं, 51 कविताएं, क्या लिख दिया 51, 51 कविताएं, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर है कि वैदिक साहित्य को सही क्रम की पहचान कीजिए इनको, वैदिक साहित्य को सही क्रम में। तो वह संहिता, सबसे पहले संहिता आती है, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्य, फिर उपनिषेध आते हैं। तो ये सही क्रम है वैदिक लिटरेचर्स का। फिर 42, अशोक द्वारा अभिलेखों में अनुशंसित धम्म की पहचान किस धर्म से की जाती है? ये जो धम्म की पहचान किस धर्म से की जाती है? तो ये की जाती है किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है। ये जो धर्म की पहचान है ये सार्वभौमिक धर्म और नैतिक आचार की संहिता है, यूनिवर्सल रिलीजन एंड कोड ऑफ मोरल कंडक्ट है ये। फिर है कि निम्न में से गलत युगम की पहचान कीजिए, इनमें से गलत युगम बताना है कौन सा है। कि केशवानंद सैनी किस सभा से संबंधित नहीं है, तो ये तीसरा जो दे रखे बाल गंगाधर प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है तो एक बार नज़र डाल ली जाए। केशव चंद्र सैन ये संगत सभा के थे। डेरोजियो ये युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। और ज्योतिराव फुले सबको पता है सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। फिर है कि इनमें ये लिस्ट दे रखी है, इनको अपने को मैच करना है इस लिस्ट में। तो मिंटे मोर्ले रिफॉर्म्स, ये मिंटे मोर्ले रिफॉर्म्स हुआ था, ये 1919 में आया था। और लॉर्ड हर्डिंगे बॉम्ब एपिसोड ये 2012 के अंदर हुआ था। फिर नेहरू रिपोर्ट ये पब्लिश हुई थी 1928 के अंदर, ये इसका आंसर हो गया। और खिलाफत मूवमेंट 1919, ये 1919, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। फिर है कि अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही क्रम का चयन करना है कि किस क्रम में उसने राजपूत राज्यों का चयन किया, जीता। तो वो था सबसे पहले रणथंभौर जीता उन्होंने, फिर चित्तौड़, सिवाना और जालौर, ये इसका सही क्रम है। फिर निम्न में से गलत युगम की पहचान करनी है, जो इनकरेक्ट मैच है वो बताना है। तो वह सिरोही प्रजामंडल के ये देश राज्य नहीं थे, ये गलत दिया हुआ है। बाकी जितने भी बिजोली आंदोलन से संबंधित थे मानिक लाल वर्मा जी, राजस्थान सेवा संघ से संबंधित थे हरिभाई किंकर, और मारवाड़ किसान आंदोलन वो राधाकृष्ण तात, तो ये सही क्रम हुआ। फिर है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन या संगठन बिलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है, अपलिफ्टमेंट ऑफ बिल से संबंधित नहीं है, कौन सा आंदोलन? तो वो राजस्थान सेवा संघ, इसका कोई संबंध नहीं है बिलों से। बाकी भगत मूवमेंट, एक ही आंदोलन और वनवासी संघ, ये बिलों के उत्थान के लिए आंदोलन चलाए गए थे। फिर है कि निम्न में से किस महिला ने अजमेर में सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो निभाई थी प्रकाशवती सिन्हा जी ने। अगला सवाल है कि निम्न में से गलत युगम की पहचान कीजिए, इनमें से गलत जो मैच है उनको बताना है। तो ये जो चौथा जो ये दे रखा है ये गलत है, धौलपुर प्रजामंडल की, ये गलत है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, और बूंदी प्रजामंडल पंडित नैनूराम जी ने की थी, और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या जी ने की थी। अगला सवाल है कि बेगू किसान आंदोलन का नेता कौन था? इस किसान आंदोलन के नेता थे राम नारायण चौधरी जी। फिर बात करें 51st क्वेश्चन की, माउंट आबू को राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया था? तो इसको एकीकृत किया गया था 1956 के अंदर। फिर एक राजस्थान ग्रंथ बेली किशन रुक्मणी री, ये इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़। फिर एक निम्न में से गलत युगम की पहचान करनी है, तो इनमें से कौन सा गलत युगम है ये बताना है। तो इसमें जो
दूसरा है वो गलत युगम है, सूरज प्रकाश मान सिंह नहीं है, ये गलत युगम दिया हुआ है। बाकी बिसल देव रासो ये नरपत नाला द्वारा लिखी गई है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखी है। और पाबूजीराज संध ये बिट्टू मैया ने लिखी है। फिर एक राजस्थान की कौन सी बोली में मेवाड़ी और बागड़ी का सम्मिश्रण दिखता है? इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। अगला सवाल 55, राजस्थान की निम्न बोलियों में से कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित है? तो वो है ढूंढाड़ी नागर चोल से। ये जो है राजस्थान की एक उपबोली में सुमेलित है, ढूंढारी नागर चोल। 56 क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र मतलब स्टेट फोल्क इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो फोल्क इंस्ट्रूमेंट है अलगोजा। फिर है कि 57वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष 2010 में विश्व की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो सांस्कृतिक धरोहर में ये कालबेलिया नृत्य को और व जंतर मंत्र को यूनेस्को की जो यूनेस्को की है ये वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया गया था इस लिस्ट के अंदर, कालबेलिया और जंतर मंत्र को। 58, राजस्थान के किस लोक कलाकार को 26 जनवरी 2012 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये थे शंकर खान जी। फिर निम्न में से कौन सा नृत्य आदिवासी गैरासियों से संबंधित नहीं है? तो आदिवासी गैरासियों से संबंधित नहीं है, कच्ची घोड़ी नहीं है। बाकी ये वलर, मांडल और गैर नृत्य ये गरासिया आदिवासी से संबंधित नृत्य है। मांझ का ख्याल नाटक शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया है। फिर है कि राजस्थान में विठल भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये विठल भगवान का मंदिर है और गांव सिरोही के अंदर। निम्न में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेवाड़ी जाति के लोग पूजते हैं? रेवाड़ी जाति के लोग पाबू जी को पूजते हैं। ये फिर है कि दादू पंथ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? कि दादू पंथ मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते थे। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये दादू पंथ की प्रथम पीठ नरेला जयपुर में स्थित है और दादू पंथ मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते थे और खाकी दादू पंथ की एक शाखा है। फिर है कि संत माओ जी की पीठ कहाँ पर स्थित है? संत माओ जी की पीठ है ये शामला ग्राम डूंगरपुर के अंदर। 65वां, निम्न में से गलत युगम की पहचान करनी है कि फॉल्स मैच कौन सा है यहाँ पे? तो ये शीतल माता डूंगरपुर ये गलत है। बाकी शीला देवी अम्बेर में है और सकरा माता झुंझुनू में, सचिया माता ओशिया के अंदर है। फिर है कि तनसुख गदर गाबा डोडी क्या है? ये सारे पुरुषों के वस्त्र हैं कि तनसुख गदर गाबा और डोडी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में जो संबंधित नहीं कि भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता थे। चारणों के देवता करनी माता है वैसे। और फिर बाकी 3 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है तो एक बार पढ़ लेने चाहिए। स्पर्श दंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। हाँ, सांपों के देवता गोगा जी को माना जाता है। पाबूजी राठौड़ों को ऊँटों के देवता माना जाता है। हाँ, पाबूजी राठौड़ ऊँट के देवता है, पाबूजी हैं। देव बाबा का मंदिर भोजपुर के नागला जहाज गाँव में है। फिर है कि ये जो कुछ लिस्ट दे रखी है इनको मैच करना है। और गणेश फेयर ये बनाया जाता है रणथंभौर के अंदर, ये इसका करेक्ट मैच होगा। और बैंसवाड़ा फेयर ये जो मेला है, बैंसवाड़ा जो मेला है ये डूंगरपुर में बनाया जाता है। साहिबा जो ये मेला है वो चूरू में बनाया जाता है। और कपिल मुनि फेयर ये बीकानेर में बनाया जाता है। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो गया। तो गणेश मेला रणथंभौर अभी बताया, बनेश्वर मेला है जो डूंगरपुर में, साहब मेला है जो चूरू में, कपिल मुनि का मेला ये बीकानेर में। अगला सवाल है निम्न में से गलत युगम की पहचान कीजिए। गलत युगम कौन सा है उनकी पहचान करनी है। तो ये जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत देखा है। गोगा नवमी चैत्र शुल्क नवमी को नहीं आती है। कमेंट बॉक्स में बताएं कब आती है प्लीज़। और बाकी जो दे रखे हैं छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीय को आती है। फुलेरा दूज फागुन शुक्ल द्वितीय को बनाई जाती है। गौरी पूजन भाद्र कृष्ण दशमी को बनाई जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, बढ़ार क्या है? जो ये बढ़ार है ये विवाह के अवसर पर प्रतिभोज होता है, उसको बढ़ार बोलते हैं। फिर है 71वां की निम्न में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? राजस्थान की महिलाओं की वेशभूषा नहीं है, वो पटका नहीं है, लहरिया बंदेज और चुनड़ी ये महिला पहनती हैं। फिर निम्न में से गलत युगम की पहचान करनी है।
गलत मैच कौन सा है? ये कमर गोखरू, ये गलत है। मस्तक बारला, गला में तिमड़ियाँ, कान में सुरलियाँ पहने जाते हैं। फिर है कि ऊँटों की खाल पर सोना चांदी से की जाने वाली कलाकारी नक्काशी को कहते हैं। इस नक्काशी को कहते हैं उस्ता कला। ये बीकानेर की है कला। क्वेश्चन नंबर 74, इनको लिस्ट को मैच करना है। थेवा आर्ट, ये जो प्रतापगढ़ की कला है। टेराकोटा, ये मोलेला, इसका सही मैच होगा। और मिथरना आर्ट, जो ये है बीकानेर की है, मिथरना आर्ट। और ये ब्लू पोएट्री जयपुर की है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो गया। यहाँ पे थेवा कला प्रतापगढ़ की, टेराकोटा जो है वो मोलेला, मेथ्रेना कला जो बीकानेर की है, ब्लू पोएट्री जयपुर की है। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। फिर कि डिंगल और पिंगल क्या है? ये डिंगल और पिंगल राजस्थान भाषा की शैलियाँ हैं ये। फिर अगला सवाल है कि राजस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में लोकेटेड है ये? तो ये जो है लोकेटेड है वो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, राजस्थान अध्ययन केंद्र। 17वां, प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ बातारी फुलवारी के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो विजयदान देथा जी हैं। फिर सवाल है कि तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो तेरह ताली में हम मंजीरा यंत्र का प्रयोग करते हैं। फिर अगला कि कविराज श्यामल दास द्वारा लिखित प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? इस प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। फिर है कि राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? तो गलत स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें से जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये योजना गरीब ग्रामीण परिवारों को मंजूरी पर रोजगार प्रदान करती है, ये गलत है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, इसके तहत जो सेंटर 75% कंट्रीब्यूट करेगा, स्टेट 25, यह गरीब परिवारों के लिए स्वराज योजना प्रदान करती है। इस योजना में स्वयं सहायता समूह को लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता दी जाती है। फिर अगला है कि राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ता है? निम्न में से कौन सा कारण यहाँ प्रासंगिक नहीं है, रेलिवेंट नहीं है इनमें से, कि बार बार अकाल क्यों पड़ता है? क्योंकि फसलों का गलत प्रारूप, इसकी वजह से अकाल नहीं पड़ता। ये दूसरा पैटर्न ये गलत देगा, रॉन्ग क्रॉप पैटर्न, लैक ऑफ रेन, कम वर्षा के कारण, और मृदा अपर्दन के कारण, और जल प्रबंधन की कमी के कारण यहाँ पे अकाल पड़ता है। फिर है कि राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल में रेगिस्तान क्षेत्र का प्रतिशत बताएं। तो राजस्थान राज्य में जो रेगिस्तान का क्षेत्रफल है वो 61% है। गोल्डन ट्रायंगल इनमें से कौन बनाता है? तो जयपुर, दिल्ली, आगरा, इसको अपन गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। फिर राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का प्लांट कहाँ पे है? तो सफ़ेद सीमेंट का प्लांट है गोटन के अंदर। ये भिखाभाई सांगवाड़ा नहर संबंधित है, ये जो नहर है वो संबंधित है माही बजार सागर परियोजना से। फिर है कि राजस्थान में किशनगंज शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ पे सहरिया जनजाति निवास करती है, ये तो अभी भी इम्पोर्टेंट, किशनगंज और शाहबाद पंचायत के अंदर। फिर है कि भूपल सागर शुगर फैक्ट्री इन चित्तौड़गढ़ इज वर्किंग इन, किस सेक्टर में वर्किंग काम करती है? भूगल सागर चीनी मिल, शुगर मिल है, तो किस क्षेत्र की है, मतलब निजी है, किस टाइप की ये कंपनी है? तो ये एक निजी, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। तो राजस्थान में जनजाति उप योजना कब शुरू हुई थी? ये जनजाति उप योजना हुई थी 1974-75 में। फिर है कि राजस्थान में सकल फसलीकृत क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचित है? तो 33.6% है। जो ग्रॉस क्रॉप एरिया है वो इरिगेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 90। फिर है कि रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 1969 में लीड बैंक योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था वैयक्तिक बैंक विशेष जिलों को अपना कर उसमें गहन बैंकिंग विकास करें। इंडिविजुअल बैंक है वो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट करें और वहाँ पे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा संबंधित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा है कि पब्लिक सेक्टर भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है और प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। फिर है कि मिश्रित खेती की निम्न में से कौन सी मुख्य विशेषता है? मिश्रित खेती की कौन सी मुख्य विशेषता है? इसकी विशेषता है कि फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी संयुक्त रूप से की जाए, इसी को बोलते हैं मिश्रित खेती, मतलब फसल भी उगाओ और पशुओं को भी रखो। फिर है कि रेतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कथन पर विचार करना है और बताना कि कौन से कथन जो हैं सही हैं। 93rd। तो रेतवाड़ी व्यवस्था में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। और तीसरा है कि रेत अपनी भूमि को किसी और को भी देने के लिए स्वतंत्र था, इस प्रकार वह कास्त पर स्थायी अधिकार का
उपयोग करता था। बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों कथन हैं जो रेतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में सही हैं। फिर है कि अगला कि निम्न में से कौन सी सिफारिश 13वें वित्त आयोग की है? 13th फाइनेंस कमीशन की सिफारिश बतानी है। 94th। तो यहाँ पे वस्तु या सेवा पर कर लगाए जाने का मॉडल तैयार करना था, इसके लिए क्षतिपूर्ति का तरीका। तो अभी इसी का है कि अपने पास जीएसटी आ गया है। स्तन निकायों के लिए अनुदान देना, ये दोनों सही हैं। तो यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 95 95th किसान कॉल सेंटर योजना 2004 में शुरू की गई थी। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य है कृषकों को टोल फ्री टेलीफोन लाइन से कृषिगत जानकारी उपलब्ध कराना। फिर है कि स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा देश के कृषिगत वस्तुओं के संगठित विपणन की नीति बनाई जा रही है। इस नीति का मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं ये है कि नियमित बाज़ारों की स्थापना करना, कृषिगत बाज़ारों के नियमन के लिए कानून बनाना, और मंडी में या उसके आसपास इलेक्ट्रॉनिक नीलामी और शीत गृहों जैसी आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे 1 2 3 1 ये सही है। फिर है कि रबी 2007 और 8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया। ताकि क्यों मिशन ये चालू किया गया? तो ये मिशन चालू किया गया था कि गेहूं, चावल, दालों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। 98 है कि पिछवाई संबंधित है, ये संबंधित है नाथद्वारा से। अगला कि राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए 1969 में रिको स्थापित किया गया। इसके कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो रिको के संबंधित में कौन से स्टेटमेंट सही हैं वो बताने हैं। तो रिको राजस्थान के उद्योग क्षेत्र की स्थापना करता है। बिल्कुल। रिको उद्योगों को वित्तीय सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल ये भी है, वो उद्योगों को वित्तीय सुविधा भी प्रदान करता है। रिको राजस्थान के सभी विनिमय प्रस्तावों का अनुमोदन करता है। नहीं, ये सभी को ये जो भी है क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे केवल कथन 1 और दूसरा ही सही है कि रिको सारे इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल नहीं देता है, तो गवर्नमेंट देती है। फिर 101 क्वेश्चन की बात करें तो कि बीटी बेंगल और बीटी कॉटन का उद्देश्य, इन फसलों का उद्देश्य क्या था? कि इन फसलों को उगाने का ये बायोजेनेटिकली मॉडिफाइड होते थे, ये बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉटन। तो इनका उद्देश्य होता था कीट रोधी बनाना इनको, ताकि कीटनाशकों का यूज ना कर सके। तो ये चौथा इसका सही उत्तर होगा। भारत निर्माण योजना निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रामीण आधारभूत ढांचा से। फिर है कि सरकारी खाद्य ढांचे के अंतर्गत निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के किसानों को दीर्घकालीन साख प्रदान करती है? तो उस संस्था का नाम बताना है। तो वो संस्था है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक, जो कि क्रेडिट देती है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट देती है। प्राथमिक भूमि विकास बैंक है किसानों को। फिर है कि 104वां, ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया है। 105वां क्वेश्चन कि लेवी चीनी क्या है? तो ये जो लेवी चीनी है वह चीनी जो सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी मिलों से रियायत दरों पर खरीदी जाती है, उनको अपन क्या कहते हैं? लेवी चीनी बोलते हैं। छाबड़ा पावर परियोजना स्थित है। ये छाबड़ा जो पावर परियोजना है ये 12 जिले में स्थित है। 107वां क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। फिर है कि राजस्थान में नर्मदा परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। नर्मदा प्रोजेक्ट किस जिलों को लाभान्वित करती है? तो वो करती है बाड़मेर और जालौर को। 109वां कि राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है? तो वो जाखम परियोजना मोस्ट बेनिफिट है कि देती है इनमें जनजातीय क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा, वो जाखम परियोजना है। 110वां इनको मैच करना है। जो गोड़ा खोज ये जो है उदयपुर में सिंचाई परियोजना। टाकली ये कोटा के लिए सिंचाई परियोजना है। सोम कला अम्बा ये डूंगरपुर के लिए सिंचाई परियोजना है। संतूर माता ये बूंदी के लिए सिंचाई परियोजना है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है। रिपीट कर देता हूँ, गोड़ा खोज उदयपुर के लिए और ये पहला कथन है। फिर एक ये डैम दे रखे हैं, इनको सही मैच करना है कि कौन सा डैम किस ज़िले के अंदर आता है। तो मोरेल डैम ये आता है सवाई माधोपुर के अंदर ही, और मेजा डैम ये है भीलवाड़ा में, और जवाई बांध ये है पाली के अंदर, और बिसलपुर बांध ये है टोंक के अंदर।
यहाँ पे दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। एक बार फिर से, मैचिंग मोरेल बांध कहाँ था? मोरेल बांध स्वामी माधोपुर में, मेजा बांध भीलवाड़ा में, जवाई बांध पाली में और बिशलपुर बांध टोंक के अंदर। फिर 112वां सवाल है कि निम्न में से किस जिले या जिलों में राजस्थान में सोने के भंडार मिले हैं? किस जिले में मिले हैं भैया? ये मिले हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के अंदर सोने के भंडार मिले हैं। कवई विद्युत परियोजना संबंधित है, ये परियोजना संबंधित है 12 जिले से। फिर ये मिनरल दे रखे हैं और रीजन दे रखे हैं, इनको करेक्ट मैच करके बताना है। तो जिप्सम है, ये मिलता है जामसर के अंदर, राजस्थान के अंदर है, बीकानेर में जामसर है, वहाँ पे मिलता है। जो कॉपर है ये मिलता है खोद दरबी, ये कहाँ पे है, रीजन आप बताना। रॉक फॉस्फेट ये अपने को मिलता है जामर कोटरा के अंदर, दूसरा स्टेटमेंट। और लीड और जिंक मिलता है जवार के अंदर। तो ये पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सही है। एक बार फिर से इसको मैच करते हैं, अच्छा होगा। जिप्सम जामसर बीकानेर के अंदर, तांबा है वो खो दरीबा के अंदर, रॉक फॉस्फेट है वो जामर कोटड़ा के अंदर, और सीसा व दस्ता यहाँ पे जावर के अंदर। फिर सवाल है कि राजस्थान में निम्न में से किस जिले में सेवन घास उगाई जाती है? सेवन की घास अपने आप उगती है पर उगाई जा रही है, यहाँ पे उगाई जाती है, जैसलमेर में उगाई जा रही है, ताकि पशुओं के लिए चारा मिल पाए अकाल की स्थिति में भी। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास, ये योजनाएं संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करने के लिए है। आईसी चिप ऑफ कंप्यूटर किससे बनी होती है? जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है कंप्यूटर के अंदर, ये सिलिकॉन से बना होता है। कि आधुनिक औद्योगिक की एक प्रमुख समस्या है, ये समस्या है कि प्रकाश रासायनिक स्मोग कह दो या फोटोकेमिकल स्मोग है, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की मेन प्रॉब्लम है। फिर है कि सर्वाधिक हानिकारक मलेरिया बुखार कौन सा है? सबसे हानिकारक मलेरिया बुखार है मेलिजेंट ट्रिटेन मलेरिया फीवर, घातक तृतीयक मलेरिया बुखार, जो ये तीसरा जो दे रखा है, घातक तृतीयक मलेरिया बुखार। 120 मानव आंत में रहने वाला उपयोगी बैक्टीरिया है, वो है एसिचिरिया कोलाई, ये नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा, एसिचिरिया कोलाई। ये जो एक अच्छा बैक्टीरिया है जो मानव आंत में रहता है। फिर एक निम्न में से आईवीएफ का उदाहरण है, इनमें से आईवीएफ ये जो एक तकनीक होती है जिसके थ्रू, तो इनमें से आईवीएफ का कोई उदाहरण नहीं है। ये तो ऐसी तकनीक है जिसके थ्रू जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का जन्म होता है वो वाली तकनीक है। 122वां, कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एंटी क्रीज गुण दर्शाते हैं, एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, तो इनमें से कौन सी है? तो वो है एथिलाइन ग्लाइकोल। फिर है कि निम्न में से किसका संबंध मलेरिया से है? इनमें से किसका संबंध बताना है कि मलेरिया से है? तो ये गम्बूशिया मछली का प्रयोग करते हैं तालाबों में ताकि मलेरिया के मच्छर पैदा ना हो, और ये एलिट्रीन का भी यूज कर रहे हैं, सिनोकोना वृक्ष का भी प्रयोग या ट्री का भी प्रयोग किया जाता है। इन तीनों का ही संबंध है जो मलेरिया से। तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया। फिर है कि किस धातु को ताम्र पिशाच कहते हैं? तो निकल को अपन ताम्र पिशाच भी कहते हैं, कॉपर डिमोन बोलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक कीट नहीं है? तो कीट नहीं है, मकड़ी एक कीट नहीं है। बाकी खटमल, सिल्वर मीन और जू, इन सबको अपन इंसेक्ट्स की कैटेगरी में रखते हैं, एक्सेप्ट द स्पाइडर। फिर है कि किसका संबंध राजस्थान राज्य से है? इनमें से बताना है किसका संबंध राजस्थान राज्य से है। तो इन तीनों का ही संबंध है, कोरिटिया मेगेसिस, गेजेला, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट, इन तीनों का संबंध राजस्थान में से है, राजस्थान में है। कोबरा का विष होता है, ये जो कोबरा का विष होता है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। फिर एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, ये जो मिक्सचर होता है HCl + HNO3 का मिक्सचर होता है। बहुत अधिक ताप को सहन करने वाला कांच कौन सा? इनमें से अपेक्स जो पायरेक्स जो ग्लास है वो सबसे ज़्यादा ताप सहन करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की कुल मात्रा, एक स्वस्थ व्यक्ति में 800 ग्राम, 1 लीटर में 200 ग्राम कम खून होता है। फिर है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? राष्ट्रीय जल प्राणी, तो वो है डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन सही बोलें तो। फिर है कि दो विभिन्न जीवों के मध्य का संबंध जिसमें एक को लाभ होता है तो दूसरों
का अप्रभावी रहता है उसको क्या बोलते हैं? ऐसा रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इसमें एक को बेनिफिट और एक को लॉस हो, तो ऐसे रिलेशंस को बोलते हैं हम। यहाँ पे करेक्ट वर्ड नहीं दे रखा, इसलिए म्यूचुअलिज्म में तो दोनों को फ़ायदा होता है। फिर है COCl2 किसका सूत्र है? ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है। 134 कि निम्न में से एक जन्म नियंत्रण है, बर्थ कंट्रोल का मेथड कौन सा है? तो इनमें से IUD एक बर्थ कंट्रोल का मेथड है। 135 को डिलीट कर दिया गया है। फिर है कि विटामिन विच एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स, तो वो कौन से हैं? विटामिन C है, विटामिन E, विटामिन A, ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। फिर है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं कि डिवाइस विच यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो विद्युत धारा जो प्रोड्यूस करती है वो है जनरेटर। सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है, इसमें पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है सहेली एक गर्भ निरोधक गोली में? इसमें सेंट्रोक्रोमेन पाया जाता है, सेंट्रोक्रोमेन। इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोन तो बढ़ावा देते हैं प्रेगनेंसी को। फिर है कि साउंड पॉल्यूशन बिगिंस, साउंड पॉल्यूशन किससे बिगिन होता, मतलब ध्वनि प्रदूषण किस मापदंड से शुरू होती है? 80 dB से ऊपर जितना भी जो ध्वनि आ रही है वो प्रदूषण की श्रेणी में आता है। फिर है कि मैड काऊ रोग का कारण क्या है? इस रोग का कारण है प्रियॉन। मेंटॉक्स टेस्ट की सहायता से निदान किया जाता है, इस टेस्ट की सहायता से अपन टीबी का निदान करते हैं, मेंटॉक्स टेस्ट। अगला सवाल है कि कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, कैटालिटिक कन्वर्टर का, इसका उपयोग किया जाता है व्हीकल्स में पोल्यूशन को कम करने के लिए, वाहनों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, कैटालिटिक कन्वर्टर का। फिर है कि एक शुद्ध शाकाहारी मनुष्य के दैनिक भोजन में कितना दूध का होना आवश्यक है? एक शुद्ध शाकाहारी मनुष्य के दैनिक जीवन में कितना दूध, प्रतिदिन कितने डाइट के अंदर उसका मिल्क की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 250 ml, एक गिलास दूध होना ही चाहिए। फिर है कि आजकल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम में से किस कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है? तो मेलाथियोन, ये इस कीटनाशक को यूज किया जाता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, ताकि मच्छर वच्छर इन सबको भगाया जा सके। फिर है किस नेत्र रोग में बेलनाकार लेंसों का उपयोग होता है? वो है दृष्टि वैषम्य या एस्थीगेमेटिज्म, इसके अंदर जो आइज के जो लेंस होते हैं वो बेलनाकार होते हैं। 2,4-D इज ये एक हर्बिसाइड है। रेशम के कीट में के एक कोकून से प्राप्त रेशम धागे की लंबाई, इस धागे की लंबाई होती है 1000 से 2000 मीटर तक की। कोकून जो सिल्क वॉर्म होता है उससे जो प्राप्त जो थ्रेड होता है उसकी लंबाई 1000 से 2000 मीटर लंबी होती है। फिर है कि बाह्य ग्रंथि से स्वायत्त एक पदार्थ जिसका उपयोग कीड़ों के जैविक नियंत्रण में किया जाता है, तो वह फॉर्मोन। अगला सवाल है कि एम्फोसेमा क्या है? तो ये एक प्लमनरी डिजीज़ है जो कि धूम्रपान करने से होती है। प्लूटो जो यम है, जो अभी एक ड्राफ्ट प्लेनेट घोषित कर दिया गया है, तो ये ग्रह नहीं रहा गया, तो ये बोना ग्रह या ड्राफ्ट प्लेनेट कह दो। 151 जो प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज सन, सूरज के अंदर जो ऊर्जा होती है वो किसकी वजह से होती है? तो सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन जो होती है, फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन की, उसकी वजह से होती है, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। फिर है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, मरकरी जिसको बोलते हैं अपन। किस पिंड का अधिकतम भार होगा? मैक्सिमम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वेट इनमें से किस में अधिक होगा? सबसे ज़्यादा वेट होगा वैक्यूम के अंदर उसका, क्योंकि वेट बोल। फिर है कि दिल्ली रेडियो स्टेशन 819 किलोहर्ट्ज़ आवृत्ति पर ब्रॉडकास्ट करता है, तो रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य होगा, वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स कितनी होगी? तो वो होगी 3.66 × 10 मीटर स्क्वायर। प्लीज़ ये कैसे कैलकुलेट किया है आप बता दो। अच्छा, फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू, ये इन्वर्सली रिलेशन होता है वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के अंदर, शायद ऐसे होगा, कमेंट में बताएं प्लीज़। निम्न में से उन्नत नस्ल नहीं है, इनमें से कि उन्नत नस्ल नहीं है कि एपिन एक उन्नत नस्ल नहीं है। फिर एक सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह है, सबसे कम पाया जाता है जो वो रक्त समूह AB, लीस्ट अकरिंग ब्लड ग्रुप है ये। वैल्यू ऑफ 10,000 स्मोक्स, ये कहाँ पे स्थित है? 10,000 धुओं की घाटियाँ
ये स्थित है अलास्का के अंदर, जो कि अब यूएस का पार्ट है। नवीन मोड़दार पर्वत, न्यूली फोल्डेड माउंटेन, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, इनमें से बताना था ये कौन सा है। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है, मतलब बताना है कि करेक्ट नॉर्थ से साउथ के तरफ, पहले ग्रेटर हिमालय आएगा, फिर लेसर हिमालय और फिर शिवालिक रेंज आएगी। तो चौथा जो है वो सही उत्तर हो गया इसका। फिर है कि राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दूध उत्पादन में वृद्धि करना, इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। 61, कोयले के सर्वाधिक जमाव जिस नदी घाटी में मिलते हैं वह है, वो सबसे मिलते हैं दामोदर नदी के ऊपर, रिचेस्ट कोल डिपॉजिट दामोदर नदी के ऊपर मिलते हैं। 62 की कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू या महाद्वीप पठार किसको कहा जाता है? ये भी डिलीट कर दिया गया है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू वाला भी। फिर है मैटर्न हॉर्न, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है स्विट्जरलैंड के अंदर। अगले, अपने क्षेत्र के अनुपात में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? वो सबसे ज़्यादा गुजरात में पाए जाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू इट्स टोटल एरिया, इनमें से गुजरात में। फिर है कि राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कि जहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर होता है समर के अंदर, तो वो है साउदर्न वेस्टर्न के अंदर होता है। तो राजस्थान का मैप अगर ऐसे ड्रॉ करें अपन, तो ये जो वाला है साउदर्न वेस्ट इधर, सॉरी यार, सॉरी फॉर द मैप, में अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकता। फिर 166, एक स्थान पर पवन ऊर्जा उत्पादन की सबसे बड़ी सुविधा का विकास किस जिले में हो रहा है? वो है जैसलमेर जिले में। यहाँ पे पवन ऊर्जा का बड़ा उत्पादन हो रहा है, पवन पंखे या मील लगाए जा रहे हैं बिजली उत्पादन के लिए। फिर है कि राजस्थान में किस जिले में बलुई पत्थर का खनन नहीं होता है? बलुई पत्थर, सैंडस्टोन की माइनिंग नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया, वैसे बीकानेर में भी नहीं होती है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन हो गए इसलिए। फिर है कि जनजाति की प्रधान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किस जनजाति की अर्थव्यवस्था को भैंस संस्कृति कहा जाता है, बैफेलो कल्चर कहा जाता है? तो वो है टोडा की इस जनजाति को, इस जो ट्राइबल इकोनॉमिक्स को जो बैफेलो कल्चर कहा जाता है वो टोडा है। फिर है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, वो नदी है महावेली गंगा। फिर है कि कतारागर्त जहाँ पर है वह ये है मिस्र के अंदर। अगला सवाल है कि भारत के जिस राज्य में हो जनजाति को नक्सलवाद से प्रभाव उसे दूर करने के प्रयास में केंद्र सरकार की कार्य योजना के तहत वहाँ लो एसिड खनन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, वो है झारखंड। यहाँ पे कि जो ट्राइबल जो लोग हैं उनको नक्सलियों के प्रभाव में नहीं आने के लिए वहाँ पे लो एसिड खनन का प्रारंभ की प्रस्तावना है। फिर कि जिस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थित है वो है गुजरात, एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क है। फिर है कि भारत में आम्र वर्षा जिन महीनों में होती है वो है अप्रैल और मई में। मैंगो शॉवर्स जिसको बोलते हैं आम्र वर्षा, वो अप्रैल मई के अंदर ही होती है। फिर सवाल है कि भारत में बॉक्साइट के जमाव सामान्य जिस मृदा से संबंधित है वह है लेटनाइट। विच सॉइल बॉक्साइट डिपॉजिट सबसे ज़्यादा होते हैं वो लेटरल सॉइल में पाए जाते हैं। जिस जिला युगम के में मध्य काली पट्टी पाई जाती है तो ये बताया जाता है कोटा बारा में। ब्लैक सॉइल हैविंग मीडियम ऑफ ब्लैक सॉइल तो वो कोटा बारा में 176 जिस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। फिर के अजबगढ़ समूह की आधारीय शेल जिन जिलों में पाई जाती है वे हैं पाली सिरोही। यहाँ पे बेसल रॉक ऑफ अजबगढ़ कहा जाता है, मतलब प्रचुर मात्रा में पाई जाती है बेसल रॉक, वो है पाली सिरोही में। फिर है कि जिस जिले में नर्मदा परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है वो है जालोर जिला, नर्मदा प्रोजेक्ट से। ये नर्मदा जालोर और ये बाड़मेर में इस परियोजना का लाभ मिलता है सबसे ज़्यादा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि या इंटरनेशनल डेट लाइन में से किसमें से पास होकर नहीं गुजरती है तो वो है इंडियन ओशन से होकर नहीं निकलती है इंटरनेशनल डेट लाइन। फिर है कि द मिसमैच सेंचुरी इज़, तो ये जो पहला वाला है क्योंगनोसाल, ये उड़ीसा में नहीं है, बाकी सभी सेंचुरी सही करेक्ट है। संजय गांधी महाराष्ट्र में है, हस्तिनापुर यूपी में है और मधुमलाई ये तमिलनाडु के अंदर है। फिर है कि आर्थिक विकास दर 2000 की दृष्टि से भारत की शीर्ष 3 प्रशासनिक इकाइयाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की टर्म्स में, ये भी अभी भी रिलेवेंट है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे अभी इसको डिलीट कर दिया गया, सही ऑप्शन नहीं बताता है।
वैसे कर्नाटका केरल इधर की जो साउथ के हैं जो स्टेट्स, ये सबसे ज़्यादा एडवांस है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। फिर है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। 6th फ्रीडम बतानी कौन सी छठी स्वतंत्रता है? वो है सिटीजन्स को दी गई है, बिलोंग्स टू, ये जो छठी स्वतंत्रता सिटीजन्स को दी गई है सिर्फ, ना कि किसी हर किसी को नहीं मिलेगी। अगर ह्यूमन बींग्स को नहीं है, पर्सन को नहीं है, सिर्फ सिटीजन्स को है आर्टिकल 19 के तहत। 183 संविधान के अनुच्छेद 355 में 55 किस आपत्ति स्थिति से संबंधित है? ये संबंधित है एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से, तीसरा जो लिखा हुआ है। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे वो है नीलम संजीव रेड्डी। ये एकमात्र राष्ट्रपति थे जो विदाउट उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, निर्विरोध निर्वाचित हो गए। एकमात्र राष्ट्रपति ये तो हो गया ना। राजस्थान की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी संख्या है? तो ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया। टोटल संख्या बताएं प्लीज़ कमेंट्स में। फिर है कि निम्न में से कौन भारत में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्र राजनीतिक दल नहीं है? मतलब जिसको रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो वो ये समाजवादी नेशनल पार्टी नहीं है। अभी हो सकता है इसको रिकॉग्नाइज कर दिया हो, तो आई एम नॉट श्योर, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अंतर्राज्य विवाद से संबंधित स्थल है, अंतर्राज्य विवाद से संबंधित स्थल ये है मुलापेयार, इंटरस्टेट डिस्प्यूट है इसमें। फिर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। संविधान के देश का किस भारतीय मास का उल्लेख किया गया है? 189 संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है। ये संबंधित है राज्य नीति के निर्देशक तत्वों से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। फिर है कि किस विधायिकी सदन का सभापति केवल उसके सदस्यों द्वारा नहीं चुना जाता है? चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इलेक्टेड बाई इट्स ओन मेंबर ओनली उन मेंबरों से नहीं चुना जाता है। काउंसिल राज्यसभा के मेंबर सिर्फ नहीं चुने जाते हैं उनसे, वो लोकसभा और स्टेट काउंसिल और लेजिस्लेशन से भी चुने जाते हैं। फिर 191 के बात करें, संविधान का अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में इज नॉट अमेंडेड बिकॉज कि यह विधि के शासन को स्थापित करता है। इट इज एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ। जो आर्टिकल 14 है वो क्यों अमेंडेबल नहीं है? क्योंकि ये इस्टेब्लिश करता है रूल ऑफ लॉ को। 192 किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई आपदा उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो वो है SS बम्बई वाद, मुंबई केस था। फिर एक निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? इनमें से कौन मुख्यमंत्री? हरिशंकर बामड़ा को छोड़कर हीरालाल शास्त्री, बरकत खां, हीरालाल देवपुरा, ये सभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इसको है हरिशंकर बामड़ा जी को छोड़कर। फिर कि परिवर्तन एवं निरसन के बाद राज्य सूची में वस्तुत कितनी प्रवृत्तियां हैं? आफ्टर एडिशनल एंड रिपील हाउ मेनी एंटिटीज एक्चुअली रिमेन इन द स्टेट लिस्ट? टोटल स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट बताने हैं। टोटल स्टेट लिस्ट के में जो सब्जेक्ट हैं वो 61 हैं। फिर है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष स्टेट, ये 2011 में या 12 में जो अध्यक्ष थी उनका नाम तो है लाडी कुमारी जैन, राजस्थान स्टेट वुमेन कमीशन की अध्यक्ष है। लेकिन अभी राजस्थान वुमेन कमीशन की जो चेयरमैन है वो श्रीमती सुमन शर्मा है। अभी ऊपर भी बात की, सुमन शर्मा जी हैं। फिर है कि राज्य और उसके मुख्यमंत्री के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचान करना है। तो ये केरल का गलत दे रखा है, ये इसमें गलत दे रखा है, बाकी जो सही है। कर्नाटका में अभी चुने नहीं गए, उत्तराखंड में विजय बहुगुणा ये भी नहीं है, तो अभी रिसेंटली के लिए भी देखना पड़ेगा इसको। फिर है कि 1997 में जब राष्ट्रपति शासन लागू लगाया गया था, राजस्थान में राज्यपाल कौन थे? जब राजस्थान स्टेट में 1967 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, उस टाइम गवर्नर कौन थे? तो उस समय जो गवर्नर थे वो संपूर्णानंद थे। फिर है कि 198 राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद की अनुमत कुल सदस्य संख्या हो सकती है कि मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है? वो 66 स्ट्रेंथ हो सकती है। तो 198 का फर्स्ट हो गया। फिर है कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय सांसद नहीं था? तो इनमें से HD देवगौड़ा ये सांसद नहीं थे, ये कर्नाटका से आते हैं। फिर है कि राज्यसभा की सीटों के राज्यवार आवंटन में संबंधित संविधान की अनुसूची कौन सी है? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ स्टेट वाइज सीट ऑफ राज्यसभा? तो वो है शेड्यूल 4, चौथी अनुसूची है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो सहायक वन संरक्षण असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट के। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।